नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। केवल जीके जीएस ही नहीं, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में कैसे प्रश्न हैं। बात करते हैं पहले हम महिला आरक्षण बिल की। ठीक है, महिला आरक्षण बिल काफी समय तक लंबित रहा, काफी विवादों में रहा। ठीक है, होते होते जाके पास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आज क्या है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि महिला आरक्षण बिल किस संविधान संशोधन के द्वारा पास किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 128वां संवैधानिक संशोधन, 128वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023, ठीक है, जो कि 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक था, इसको हम नारी शक्ति बंधन अधिनियम भी कहा जाता है। इसका नाम क्या रखा गया बाद में, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, को पारित कर दिया। ठीक है, यह विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ध्यान रखना है आपको, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या निर्धारित करता है, क्या आरक्षित करता है, तो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या करता है, आरक्षित करता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि रेहला पुस्तक किस भाषा में है। इसका राइट आंसर है अरबी भाषा में। ठीक है, बात यह भी कंप्लीट नहीं होती है, अब बात आई है पुस्तक की। ये भी जानना जरूरी है कि रेहला पुस्तक है किसकी, लिखना किसने है। किताबे रेहला जो है ये इब्न बतूता की रचना है। किसकी है, इब्न बतूता। ठीक है, यह एक यात्रा वृतांत है जिसे उन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि कब त्याग दी थी। इसका राइट आंसर है 1919। जी हाँ, जलियांवाला बाग कांड के बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस घटना ने रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। आप जो है पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, को इस हद तक झकझोर दिया कि उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया और कहा कि ऐसे सामूहिक हत्यारे किसी को भी खिताब देने के लायक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व हॉकी कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, या मेजबान कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ठीक है, भारत लगातार दूसरे साल ओलंपिक के बाद हॉकी की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी की। कहाँ हुआ ये हुआ उड़ीसा में। कहाँ हुआ, उड़ीसा के नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में ये मैच खेला गया। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संशोधित किया गया था या लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कराया था। इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित थे और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए इनको लाया गया था। अगला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। यह एक क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 6 है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब तक हम इसके अनुच्छेद की बात नहीं कर लेते हैं तब तक आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो 12 से 35 आपको बता ही दिया हमने। ठीक है, देखिए पहले संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे जिन्हें 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अलावा कुछ और विशेषताएं भी हैं जो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, कौन कौन से,
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा, भारतीय संविधान, मौलिक कर्तव्यों का विचार। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य विचार तो रूस के संविधान से प्रेरित है, लेकिन ऊपर जो हमने बताया अभी आपको यहाँ है पूरा जो है क्या है, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, इसका राइट आंसर है NaHCO3, जिसका आईयूपीएसी नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, यह एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है कि 101वां संविधान संशोधन किस अधिनियम से संबंधित है। जी हाँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन जो था ये केंद्र और राज्य दोनों को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाने की अनुमति देता है। इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर पेश किया। इसे भारत के संविधान के 122वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी। इसका राइट आंसर है वो है 2019। जी हाँ, 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, ये गोरखपुर हुई थी। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों को 3 किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आय प्रदान की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। अगला प्रश्न है कि बैटरी किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को जून में लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। क्यों दिया गया उन्हें यह सम्मान? कोविड महामारी के दौरान लिए गए फैसलों और मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया था। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है 1991। ठीक है, आपके पेपर में मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह और उसमें जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर कहूँ कि एलपीजी जो मॉडल था वहां से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस पे विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? 1991 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। यह नीति आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में एक अहम कदम था। ठीक है, अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के लिए खोलना। ठीक है, निजी उद्यम को प्रोत्साहित करना, गरीबी को कम करना, भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना, क्षमता और संसाधनों को बेहतर उपयोग करना, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों की बेहतर लाभ प्रदाता और वृद्धि करना, ये सब इसके उद्देश्य थे। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश में कटासराज मंदिर स्थित है। कटासराज एक हिंदू मंदिर है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, यह मंदिर चकवाल के पास पोतोहर पठार पर बना है। यह मंदिर परिसर जो है राम, हनुमान और शिव को समर्पित है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन काल में दीवान किसे कहा जाता था। इसका राइट आंसर है वित्त और राजस्व मंत्री को दीवान कहा जाता था। ठीक है, दीवान जो है मुगल और मुगल पश्चात भारत के इतिहास में कुलीन परिवारों से जुड़े थे। दीवान सूबे के राजस्व विभाग का मुखिया होता था। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल को दीवाने अशरफ यानी वित्त मंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष की जनगणना में 7 वर्ष के बच्चों को साक्षर माना गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1991। भारत की जनगणना 1991 में साक्षरता की अवधारणा में बदलाव किया गया था और 7 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया था। लेकिन उसके पहले क्या था? इससे पहले 1981 की जनगणना में 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को साक्षर माना गया था। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, साक्षर किसे कहते हैं? 7 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे बच्चे जो पढ़ और लिख सके उन्हें क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी और घुले हुए खनिजों को मिट्टी से पत्तियों तक पहुंचाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो है जाइलम। जी हाँ, जाइलम इसका
राइट आंसर है। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के ऊतक ये पौधों में पाए जाते हैं जो कि परिवहन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो जाइलम जो है क्या है, एक संवहनी ऊतक। अगर पूछ लिया जाए कि जाइलम क्या है, तो जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो जल और कुछ पोषक पदार्थों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में किसने किया था। 1857 से भी क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है लियाकत अली। ठीक है, मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2024 में महिला विजेता टीम की कप्तान कौन थी। इसका राइट आंसर है स्मृति मंधाना। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की स्मृति मंधाना की टीम द्वारा दिल्ली कैपिटल को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला प्रीमियम लीग खिताब जीता था। ठीक है, तो स्मृति मंधाना जो है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की क्या थी, जो है कप्तान थी। ठीक, आज का अंतिम और आसान क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर है वो है ओडिसी। ठीक है, यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले कलाकार कौन थे। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार बनता है। तो केलुचरण महापात्रा इसका राइट आंसर है। केलुचरण महापात्रा एक नर्तक, गुरु और कोरियोग्राफर थे। उन्हें 20वीं सदी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। जैसा कि आपको हम बता चुके कि वह उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कब दिया गया था, 2000 में। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें जो आपको की पॉइंट हम बताते हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है, राइट डाउन करते जाना है, नोट करते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है। ठीक है, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन न लाइक करते हैं न सब्सक्राइब करते हैं, बहुत गलत बात है भाई ये। हाँ, मन कैसे लगेगा, फिर कैसे हम क्वेश्चन खोज खोज के लाएंगे आपके लिए। ठीक है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए और शेयर भी किया करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।